हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बुल अकेडमी पर। देखिए आज की वीडियो में टॉपिक है, आज के चैप्टर थर्ड की बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो रासायनिक बलगति की चैप्टर है आपका। और इसमें अगर बात की जाए सबसे मोस्ट टॉपिक, जब शुरुआत की जाती है चैप्टर की, तो सबसे मोस्ट टॉपिक आता है अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया के वेग का डेरिवेशन कैसे होता है, ठीक है, यानी कि इसके फॉर्मूले वगैरह कैसे आते हैं, और इससे संबंधित क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, यानी कि पूरा अभिक्रिया का वेग जो टॉपिक है न्यूमेरिकल सहित, ठीक है, कंप्लीट इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को जोड़ लीजिएगा। और जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए शुरू करते हैं अभिक्रिया का वेग। ठीक है, सब कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में आपको, एक ही वीडियो में पूरा अभिक्रिया का वेग जितना भी टॉपिक है सारा कंप्लीट होने वाला है। बस आपको एंड तक वीडियो में बने रहना है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। सबसे पहली बात होती है कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है कि इकाई समय में, ठीक है, यानी कि अगर समझाने की बात करूं मैं पहले, तो आपको हेडिंग डाल लेना है पहले तो अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, और आपको समझना है बस कि भाई कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बना लेते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो अगर मान लें कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इकाई समय में अभिकारक, ठीक है, अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो अभिकारक होते हैं, और जो अभिक्रिया में बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक, तो अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसकी दर को बोलते हैं अभिक्रिया का वेग, यानी कि इकाई समय में हुए अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और क्या होती है इसकी परिभाषा अभिक्रिया का वेग कि किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में इकाई समय में हुए अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन, की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, ये हो जाती है इसकी डेफिनेशन। ठीक, कि किसी अभिक्रिया में इकाई समय में हुए अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, बस दो लाइनों की परिभाषा है, ये आपको लिख लेनी है कि किसी अभिक्रिया में इकाई समय में हुए अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लेना है बस बात को कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो उसमें अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और जो उत्पाद बन रहा है उनकी सांद्रताओं में जो परिवर्तन है, ठीक है, इकाई समय की बात चल रही है या किसी समय की बात चल रही है, तो जो परिवर्तन हुआ है उसे बोलते हैं अभिक्रिया का वेग। अब भाई अभिक्रिया का वेग जो है, इसके अगर सूत्र की बात करें तो यहां से देखिए और अच्छे समझ में आएगा आपको कि जो अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया का वेग, कि भाई जो अभिक्रिया का वेग होगा उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में क्या हुई होगी, कमी हुई होगी। अभी स्पष्ट होंगी सब बातें, ठीक है, बस आपको ध्यान से समझते रहना है। अभिकारक की सांद्रता में कमी अपॉन अभिक्रिया में लगा समय, अभिक्रिया में लगा समय। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अभी सब बातें आपको स्पष्ट होने वाली, बहुत आसान बनने वाला है सब कुछ। ठीक है, बस देखते रहना है आपको कि भाई अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो या तो अभिकारक होगा या उत्पाद होगा। अब भाई अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन है, तो अभिकारक की सांद्रता में हमेशा कमी आएगी, क्योंकि अभिकारक से ही तो उत्पाद बनेगा। तो अभिकारक की सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी, और उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी भैया, वृद्धि होगी, कि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि।
ठीक है, अपॉन क्या, अभिक्रिया में लगा समय, कि कितने समय में ये हुआ, अभिक्रिया में लगा समय। ठीक, कि भाई बात करें कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है, कितने समय में हुआ उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो अभिक्रिया का जो वेग है, ठीक है, उसमें क्या बताया जा रहा है कि अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो अभिकारक में हमेशा कमी आएगी, क्योंकि अभिकारक से ही तो उत्पाद बनेगा। ठीक, तो अभिकारक की सांद्रता में हमेशा कमी आएगी और उत्पाद की सांद्रता में हमेशा वृद्धि होगी, और ये दोनों चीजें बराबर होंगी। जितना अभिकारक, मान लिया एक ए नाम का कोई अभिकारक है, उससे बी नाम का कोई उत्पाद बनता है, ठीक है, समझना है उस बात को। पता चला कि जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी तो ये 100 ग्राम था, t बराबर 0, समय कुछ नहीं है, अभिक्रिया शुरू नहीं हुई, तो उस समय उत्पाद कुछ बना ही नहीं होगा। जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है तो उत्पाद कुछ बना नहीं होगा। लेकिन अगर मान लिया 1 सेकंड के लिए अभिक्रिया शुरू होती है और पता चला कि 20 ग्राम उत्पाद बनके तैयार हो जाता है, तो ये 20 ग्राम कहाँ से आया, इसमें से तो आया 100 माइनस 20, ठीक है, इसमें से अभिकारक में से ही तो गया है ये, तो भाई कितना गया, 20 ग्राम। ठीक है, तो 20 ग्राम की इधर हुई कमी और इधर हुई वृद्धि, यही लिखा हुआ है कि अभिकारक की सांद्रता में कमी यानी कि कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। ये 0 से कितना हो गया 20 और ये 100 से कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है, तो कितने की कमी आई 20 की, और इधर कितने की वृद्धि हुई 20 की। तो हमेशा अभिकारक की सांद्रता में जो कमी है और उत्पाद की सांद्रता में जो वृद्धि है, ये दोनों इक्वल रहेंगी और टाइम भी इक्वल रहेगा, सेम टाइम पर ही तो हो रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस यही समझना है आपको कि अभिकारक की सांद्रता में कितने समय में कितनी कमी हो रही है और उतने ही समय में उतनी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यही है अभिक्रिया का वेग। कि अभिक्रिया का वेग क्या होगा कि अभिकारक की सांद्रता में कमी, ठीक, या तो कमी दिखा दो या फिर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि दिखा दो और अपॉन अभिक्रिया में लगा समय। ठीक है, या तो इस तरह से दिखा दो या इस तरह से दिखा दो, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि जितनी कमी हो रही होगी उतनी ही उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही होगी, और यही है अभिक्रिया का वेग। सही है, तो आपको लिख लेना है हेडिंग डाल के अच्छे से, अभिक्रिया का वेग, कि किसी अभिक्रिया में इकाई समय में हुए अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। और अभिक्रिया का वेग होता क्या है कि या तो अभिकारक की सांद्रता में कमी हुई होगी और या फिर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हुई होगी, और कितने समय में ऐसा हो रहा है, वही है अभिक्रिया का वेग। ठीक, जो आपको अभी समझाया तब वही लिखना है। ठीक है, कि देखिए कि माना अभिक्रिया, ठीक है, ध्यान से बस समझते रहना है कि माना अभिक्रिया, कि माना एक अभिक्रिया है। ठीक, और अभिक्रिया क्या है कि माना एक अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ए नाम का कोई अभिकारक है और बी नाम का कोई उत्पाद है। सही है, ए नाम का क्या है, कोई अभिकारक है, ये हो गया हमारा कोई अभिकारक या अभिकर्मक। ठीक, और ये हो गया मान लिया कोई हमारा उत्पाद। सही है, ध्यान से समझते रहना है बस। t बराबर 0, t बराबर 0 का मतलब है अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। सही है, t बराबर 0 का मतलब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, और जो अभिकारक है वो मान लिया हमारा a मात्रा में है और उत्पाद कुछ बना नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात। अगर अभिक्रिया शुरू कर दी जाती है t समय के लिए, तो पता चला जो उत्पाद है वो x मात्रा में बन जाता है। तो ये x कहाँ से आया, अभिकारक में से आया, तो यहाँ पर क्या हो गया होगा, यहाँ हो गया होगा a माइनस एक्स हो गया होगा। समझ में आई इतनी बात। ठीक है, कि कोई अभिक्रिया है उसमें कोई अभिकारक ए नाम का है और वो बी नाम के उत्पाद को बनाता है। जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई तो अभिकारक की कुछ मात्रा होगी, मान लिया ए मात्रा है, तो उत्पाद तो कुछ बना ही नहीं क्योंकि अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। अगर अभिक्रिया हम शुरू करवा देते हैं टी समय के लिए, तो पता चला कि जो उत्पाद है वो x मात्रा में बन जाता है। तो ये कहाँ से आया, ये a में से तो आया, तो यहाँ अभिकारक कितना बचा, a माइनस एक्स, जो अभी बताया था कि यहाँ था 100 मान लिया, यहाँ 20 ग्राम बन गया, तो ये 20 कहाँ से आया, इस 100 में से तो आया, तो इसे क्या लिखेंगे 100 माइनस 20 यानी कि 80। ठीक है, वही चीज है। तो अगर सांद्रता की बात करें तो मान लिया इसकी सांद्रता हो जाती है Ca, अभिकारक A की, और यहाँ तो 0 है, कुछ है ही नहीं, और यहाँ पर सांद्रता हो जाती है C बेस में B। ठीक है, यहाँ सांद्रता इतनी हो जाती है। तो भाई अगर अभिक्रिया के वेग की बात करें इस इक्वेशन को देखकर, तो अभिक्रिया का वेग क्या आएगा, ऊपर आपके सूत्र लिखा हुआ है सीधा सीधा कि जो अभिक्रिया का वेग है वो किसके बराबर होता है, बताइए, कि जो अभिक्रिया का वेग है वो किसके बराबर होता है,
अभिक्रिया का वेग होता है कि अभिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। अब भाई अभिकारक की सांद्रता में कितने की कमी हो रही है, x की। उत्पाद की सांद्रता में कितने की वृद्धि हो रही है, x की। कुछ भी लिख लो, x ही रहना है, ठीक है। अरे भाई सांद्रता में कमी, कितने की कमी हुई, x की हुई। वृद्धि कितने की हुई, 0 से x हुआ, x की हुई, ठीक। तो x हो गया कितने समय में हुई, t समय में हुई। तो अभिक्रिया के वेग का सूत्र क्या आ गया, ये आ गया x अपॉन टी, ठीक है। ध्यान से समझते रहना है बस बात को अच्छे से। अभिक्रिया का वेग कितना हो जाता है, x अपॉन टी हो जाता है, ठीक। अगर इसे ही आगे बढ़ाएं x अपॉन टी को, तो क्या बनने वाला है, इसे हम dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं। ये क्या है भाई, अगर d लग गया तो d का मतलब है तात्क्षणिक की बात चल रही है, बहुत सूक्ष्म की बात चल रही है, ठीक है। तात्क्षणिक वेग की बात चल रही है, सही है। अगर आपसे पूछे वो कि तात्क्षणिक वेग बताइए, तो dx अपॉन dt हो जाता है। अभिक्रिया का वेग कितना हो जाता है, dx अपॉन dt। अगर वो पूछे औसत वेग को, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t हो जाता है, और ये क्या बन जाता है हमारा औसत वेग। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समस्या, दुख, परेशानी, ठीक है। अभिक्रिया का वेग कितना होगा, अभिक्रिया का वेग क्या है कि जो अभिकारक की सांद्रता में कमी है या जो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि है, ठीक है। तो चाहे तो कमी देख लो या वृद्धि देख लो, क्या हो रही है, x की ही तो हो रही है। तो यही है अभिक्रिया का वेग, ठीक है। सांद्रता में कमी ले लो या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि ले लो, x की हो रही है, अपन कितने समय में हो रही है, t समय में हो रही है। तो x अपॉन टी ये क्या है, अभिक्रिया का वेग। तात्क्षणिक बनाना है तो d लगा दो सूक्ष्म के लिए, औसत बनाना है, एवरेज बनाना है तो डेल्टा लगा दो, ठीक है। ये आ जाता है अभिक्रिया का वेग। इसे अच्छे से नोट कर लेना है, बिल्कुल जैसे लिखवाया जा रहा है वैसे ही लिखते रहना है आपको, ठीक है। क्लियर। अब देखिए सांद्रता के अनुसार कि भाई ये क्यों लिया हमने, फिर ये क्यों लिया सांद्रता, इसका भी क्या कुछ रोल है क्या, बिल्कुल है। देखिए इधर, ठीक है, ये टॉपिक इधर देख लेना है ध्यान से कि अभिक्रिया का वेग अगर सांद्रता के पदों में पूछे, यहां से सवाल होंगे सब आपके। अभिक्रिया का वेग, ठीक, अभिक्रिया का वेग, ध्यान से समझते रहना है बस बात को अच्छे से। जितना भी टॉपिक है पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ इसी एक ही वीडियो में, एंड तक टिके रहना है बस, ठीक है आपको। और सवाल, इससे संबंधित सवाल बोर्ड एग्जाम में जरूर आ रहा है, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, आगे सवाल आता है, ठीक है। 2 नंबर में अभिक्रिया का वेग की डेफिनेशन पूछ लेता है, प्रभावित करने वाले कारक पूछ लेता है, या एमसीक्यू में इसका मात्रक पूछ लेता है अभिक्रिया के वेग का, और या फिर 2 नंबर में अलग से सवाल आ जाता है। तो कुल मिला के 4 से 5 नंबर इसी वीडियो में आपके पक्के हो जाते हैं, इसलिए वीडियो में बिल्कुल एंड तक देखते रहना है, ठीक है। ध्यान से समझते रहो बस बातों को कि अभिक्रिया का वेग कितना होगा। अब भाई वेग तो होगा लेकिन सांद्रता के अनुसार, ठीक है। तो सांद्रता में क्या लिखा हुआ है, अभिकारक की सांद्रता में कमी। सांद्रता कितनी है, सांद्रता है Ca, ठीक है, अपूर्ण कितने समय में हुआ, t समय में हुआ, ठीक है। अगर बात करें तात्क्षणिक की या सूक्ष्म की, तो d लगा दो कि dCA अपॉन dt। लेकिन Ca किसके लिए आया है, ये आया है अभिकारक के लिए, ठीक। और अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है भैया, कमी होती है। तो कमी के लिए क्या लगेगा यहाँ पर, कमी के लिए यहाँ पर लगेगा माइनस, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, कमी के लिए यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि अगर अभिकारक की सांद्रता से अभिक्रिया के वेग को बताएंगे तो अभिकारक की सांद्रता में हमेशा कमी पाई जाएगी, और कमी की वजह से यहाँ पर लगेगा माइनस, ठीक है। अगर बात करें उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की, तो उत्पाद की सांद्रता कितनी हो गई है, तो ये हो गई dCB अपॉन dt हो गई, और ये आएगी भैया प्लस में, ठीक है। क्योंकि उत्पाद की सांद्रता में क्या हुई है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हुई है, तो वृद्धि के लिए यहाँ आ गया प्लस, और सांद्रता अभिकारक की जो है उसमें हुई है कमी, तो यहाँ आ गया माइनस। और ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। यहां से आते हैं सवाल सबसे ज्यादा कि भाई अभिक्रिया का जो वेग निकलवाएगा वो आपसे सांद्रता के पदों में निकलवाएगा। तो ये माइनस प्लस का जो खेल है इसे ध्यान रखना है। अभिकारक है और बहुत आसान है कि अभिकारक है तो अभिकारक की सांद्रता में हमेशा कमी होगी, तो कमी का मतलब है माइनस आएगा, ठीक है। और उत्पाद की सांद्रता में हमेशा वृद्धि होगी, तो उसकी वजह से क्या आएगा, प्लस आएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है, कि सांद्रता के पदों में अगर अभिक्रिया का वेग निकलवाए तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, जो सांद्रता दे रखी है और कितने समय में हो रहा है ये परिवर्तन। अभिकारक के लिए माइनस आ जाएगा, उत्पाद के लिए प्लस आ जाएगा, खत्म, ठीक है। यानी कि अभिक्रिया का जो वेग है उसके फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक। अब यहां से एक टॉपिक और बनता है,
एक टॉपिक और बनता है, उस टॉपिक को समझने से पहले अभिक्रिया के वेग का मात्रक देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब साफ करना पड़ेगा अभी। तो अभिक्रिया के वेग का मात्रक, एक नंबर के लिए एमसीक्यू काफी मोस्ट, अभिक्रिया के वेग का मात्रक, बताओ भी क्या होगा। सब कुछ सामने स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। अभिक्रिया के वेग का मात्रक, अभिक्रिया के वेग मात्रक कहाँ से आते हैं, मात्रक आते हैं फॉर्मूलों से, ठीक है। ध्यान से समझना है बात को कि मात्रक कहाँ से आते हैं, मात्रक कहीं से, ऐसा नहीं कि कहीं से रट्टा मारना है या कहीं से भाग कर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मात्रक कहाँ से आते हैं, मात्रक बनेंगे फॉर्मूले से। अब भाई अभिक्रिया का वेग है कितना, ये लिखा हुआ है कि जो अभिक्रिया का वेग है, ठीक है, वो क्या है, ये रहा तुम्हारे सामने कि भाई ये होता है अभिक्रिया का वेग। कि अभिक्रिया का जो वेग होगा वो होगा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और अभिक्रिया में लगा समय, ठीक है। परिभाषा भी कह रही है कि किसी अभिक्रिया में इकाई समय में हुए अभिकारकों या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो ऊपर क्या है, सांद्रता, और सांद्रता का मात्रक क्या होता है, सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर होता है। सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, क्योंकि सांद्रता क्या होती है, सांद्रता होती है इकाई आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। तो मोल अपॉन आयतन मतलब लीटर, ठीक। और क्या है नीचे, नीचे समय, समय होता है सेकंड में। तो मात्रक क्या बन गया, मात्रक बन गया मोल प्रति लीटर सेकंड, ठीक है। यानी कि मात्रक की बात करें तो आता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सही है। ये बनता है अभिक्रिया के वेग का मात्रक। नोट कर लेना अच्छे से, एमसीक्यू में काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एमसीक्यू में बहुविकल्पियों में आता है कि अभिक्रिया के वेग का मात्रक है, चार ऑप्शन होंगे तो क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या फिर होगा मोल प्रति लीटर सेकंड या मोल प्रति सेकंड लीटर, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन इसे ध्यान रखना, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, ऑप्शन में ये मिलता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। कभी कभी ऐसा दे देता है कि मोल लीटर -1 सेकंड -1, ठीक है। तो वो टाइपिंग की एरर है, आपको घबराने की, ये -1 क्या है, ये घाते जो है उसने आगे लिख दी है, सही है। तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ये क्या है, अभिक्रिया के वेग का मात्रक है, और अच्छे से इसे नोट कर लेना है नोटबुक में, ठीक है। इतना जितना आपके सामने इस समय बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सारा कुछ मोस्ट है और बहुत ज्यादा मोस्ट है, सही है। तो अभिक्रिया का वेग हो गया, फॉर्मूला हो गया, अभिक्रिया का वेग हो गया, ठीक है। अभिक्रिया की वेग को हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं वो हो गया। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई ये तो सीधे सीधे हो गया, अगर अभिक्रिया की कोई समीकरण दे दी जाए, ठीक है, कोई रासायनिक समीकरण दे दी जाए और उसमें सांद्रताएं दे दी जाए, ठीक, और जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं उनके अणुओं की मात्रा दे दी जाए, तो कैसे निकालेंगे अभिक्रिया का वेग, ठीक है। तो वहां से बनते हैं सवाल आपके। तो देखिए इतना आपको अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा जो भी करना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत आसान करके चीज़ों को समझाने की कोशिश की जा रही है आपको, बस आपको अच्छे से समझते रहना है, बस एक ही काम करना है, ठीक, करते रहें, अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करके, नोटबुक में नोट करके नोट्स बनाते रहें, ये आपको अच्छे से काम करना है, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ ऐसा आपको करनी है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि जितना पढ़ाया जा रहा है उतना अच्छे से तैयार करते रहना है। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए तो इससे अच्छा रिवीजन और क्या हो सकता है भाई, सही है। मान लिया एक बार को क्लास में आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ हेजिटेशन है, तो आराम से वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार आराम से देखिएगा और बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है टॉपिक को, ठीक है। कुल मिला के अपना रिवीजन अच्छे से करना है, ठीक। जो टॉपिक क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो आपका बिल्कुल अपडेट हो रहा है आपके सामने, ठीक है। तो अच्छे से इसे तैयार कर लेना, ये रिवीजन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, से भूलोगे नहीं कभी। क्लास में भी पढ़ो और घर जाकर अपना वीडियो में भी पढ़ो, 2-2 3-3 4-4 बार पढ़ोगे चीज़ों को तो बिल्कुल ऐसे फिट हो जाएंगे दिमाग में कि भूलने वाले नहीं हो आसानी से, ठीक है। कोई भुलाना चाहेगा तो भी नहीं भूलोगे ठीक है, इतने अच्छे से तैयार हो जाएंगे सारे टॉपिक। तो बस फिलहाल आपको मेहनत करते रहना है, अच्छे से लिखते रहो, लिख लिख के तैयार करते रहो, सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक दिमाग में फिट हो जाएगा। करके देखो एक बार बस, ठीक है, बस मेहनत करो थोड़ी सी। तो अगर अब बात करी जाए कि भाई जो अभिक्रिया का वेग है वो आ जाए इक्वेशन के रूप में निकालने के लिए, सही है, कैसे आ जाए देखिएगा।
माना अभिक्रिया। ठीक है, पहले चीजों को समझ लिया करो अच्छे से, फिर उसके बाद अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लिया करो। ठीक है, तो माना कोई अभिक्रिया है, और जो रिवीजन वाले बच्चे हैं, जो मतलब जिनका ये पढ़ा हुआ है, वो अपनी जब ये चीजें पढ़े करें, कोई सा भी टॉपिक पढ़ा ना हो, ठीक है, तो आराम से अपना सर्च कीजिए और वही टॉपिक अपना खोल के यूट्यूब से विपुल एकेडमी डाल के पढ़ सकते हैं आप। ठीक, जितना भी कराया जा रहा है सब कुछ आपके सामने अपडेट हो रहा है, और अपनी नोटबुक अपने सामने रखें और आराम से तब वीडियो को देखें। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल सेट हो जाएगा दिमाग में। ठीक है, कहीं नहीं जाने वाला दिमाग से हट के। ठीक है, देखिए अभिक्रिया की बात करें तो अगर देखिए माना कोई अभिक्रिया दे रखी है इस तरह से M1A प्लस M2B प्लस, और भी अभिकारक हो सकते हैं। ठीक है, और क्या दे रखा है N1C प्लस N2D प्लस डॉट डॉट डॉट, और भी हो सकते हैं उत्पाद। ठीक है, अभिकारक बहुत हो सकते हैं, उत्पाद बहुत हो सकते हैं। बस अब हमें क्या करना है, इस तरह से कोई अभिक्रिया दे दी गई है भाई कि अभिकारक भी दे रखे हैं, उत्पाद भी दे रखे हैं, और वो हमसे क्या कह रहा है, और इनके अणु भी दे रखे हैं, और अभिक्रिया का वेग हमसे पूछ रहा है वो। ठीक है, ऐसी कंडीशन आपके सामने है कि दो या दो से अधिक अभिकारक हैं और उनके संगत जो उत्पाद बने हुए हैं वो दे रखे हैं, और अभिक्रिया को बैलेंस भी कर रखा है, यानी कि अणुओं की संख्या भी है, अभिकारकों से आगे भी, उत्पाद से आगे भी। तो इस कंडीशन में अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कैसे निकलेगा, तो देखिए इधर अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। ठीक है, सांद्रता के पदों में अगर वेग निकाला जाए तो क्या आएगा, तो अभी आपको एक बात समझाई थी कि जो अभिक्रिया का वेग है, ठीक है, कि वो सांद्रता के पदों में अगर निकालें तो अभिकारक की सांद्रता में हमेशा कमी आती है और उत्पाद की सांद्रता में हमेशा वृद्धि होती है। बस इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट रखना है कि अभिकारक है तो सांद्रता में कमी होगी और उत्पाद है तो सांद्रता में वृद्धि होगी। ठीक, तो अभिकारक की अगर तात्क्षणिक अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग निकालें तो इधर देखिए, इधर ये क्या है हमारा, एक अभिकारक ये दिखाई दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा DCA, मान लिया इसकी सांद्रता CA है अपॉन DT, जो तात्क्षणिक समय है वो DT है। ठीक, और ये जो अणु है ना आगे, ठीक है, 2 हो 3 हो 4 हो जो भी दे रखा है, ये 1 अपॉन करके आगे आ जाता है। सही है, ध्यान रखना है, जब हम वेग निकालेंगे सांद्रता के अनुसार तो वो क्या हो जाएगा, जो अभिकारक A है उसकी सांद्रता ले लो। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट जो होता है ये सांद्रता को बताता है, यहाँ पर C लो, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं D कैपिटल A अपॉन DT। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो बड़ा ब्रैकेट है यही बता देता है सांद्रता को। ठीक है, इन अभिक्रिया के वेगों में। तो और ये जो आगे अणु दे रखा है, ये आगे, ये हमारा आगे आ जाएगा, वो भी अपोन में आ जाएगा। अगर अपोन में ही होता 1 अपोन तो सीधे सीधे ऊपर लिख देते फिर इसे। ठीक, बराबर बराबर किसके होगा, DCB जो अभिकारक B है उसकी सांद्रता अपोन कितने समय में हो रही है ये परिवर्तन, DT समय में हो रहा है, और अणु कितने हैं उसके M2 हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन M2। ठीक, लेकिन ये जो अभिक्रिया का वेग है ये हम अभिकारकों से निकाल रहे हैं, तो अभिकारकों की सांद्रता में हमेशा कमी आती है, तो कमी की वजह से यहाँ लगेगा माइनस। ठीक है, कि भाई ये वाले जो पद दे रखा है अभिकारक का, तो उससे भी हम वेग निकाल सकते हैं, और ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ऐसे जितने दे रखे होंगे ये सब एक दूसरे के बराबर होंगे, और ये किसके बराबर होंगे, जो उत्पाद है उनके भी बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया का वेग जो निकाल रहे हैं हम सांद्रता के पदों में, वो उत्पादों का भी वही होगा, अभिकारकों का भी वही होगा, सब एक दूसरे के बराबर होंगे। और वो यहाँ कितना हो जाएगा, आकर यहाँ हो जाएगा DC बेस में C अपॉन DT, और जो N1 है ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन N1 बन जाएगा। ठीक है, और ये उत्पाद है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, तो यहाँ प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और D की सांद्रता, तो मान लिया D की सांद्रता है C बेस में D अपॉन DT, और जो हमारे अणु हैं वो कहाँ जाएंगे, आगे आ जाएंगे, 1 अपॉन N2। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अच्छे से बस इन बातों को समझना है कि जो अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक, तात्क्षणिक वेग। अगर बात करी जाए औसत वेग की, ठीक है, नोट करते रहना है अच्छे से, कि अगर बात करें अभिक्रिया के औसत वेग की, अभिक्रिया का औसत वेग,
वीडियो को अच्छे से समझते रहना और नोट करते रहो इन्हें कॉपी में, सही है। इससे क्या होगा, अच्छे से तुम्हारा रिवीजन होता रहेगा और बिल्कुल दिमाग में बातें फिट होती रहेंगी। और यहाँ से सवाल आते हैं, ऐसे नहीं कि इन्हें मैं फालतू में करा रहा हूँ या इनका कोई कराने का महत्व नहीं है। अगर अभिक्रिया का वेग लिखना है तो आपको फिर ये एक बार को लिखो या ना लिखो चलेगा, ठीक है। बस अभिक्रिया के वेग की परिभाषा लिख देनी है। अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता में कमी अपॉन अभिक्रिया में लगा समय इक्वल टू उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि अपॉन अभिक्रिया में लगा समय, ठीक है। इतने से भी काम चल जाएगा। लेकिन ये जो आपको समझाया जा रहा है ना, यहाँ से सवाल होते हैं और 2 नंबर में सवाल आ रहा है यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपके, ठीक है। अभिक्रिया के वेग की परिभाषा मात्रक वो अलग हो गए, वो 1 नंबर 2 नंबर में अलग आते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस समझाया जा रहा है, यहाँ से आप सवाल निकालोगे। अभिक्रिया के वेग के रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, न्यूमेरिकल्स यहाँ से आते हैं, और वो तभी आप कर सकते हो जब ये चीज आपको समझ में आती है, ठीक है। अभी बिल्कुल समझाऊंगा, सवाल भी समझाऊंगा कैसे कैसे सवाल आए हुए हैं, कौन कौन से सवाल आए हुए हैं, ठीक है। सब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बस अच्छे से समझते रहो, देखते रहो। अगर बात करें अभिक्रिया के औसत वेग की, तो औसत वेग में क्या होगा, यहाँ पर डी कब आया, तात्क्षणिक वेग के लिए आया। अगर बात करें औसत वेग की तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, यानी बाकी सब वही रहेगा, डेल्टा सी ए अपॉन डेल्टा टी। समझ रहे हो बात, ठीक है। यानी कि जो अभिकारक ए है उसकी सांद्रता सी ए है, डी टी समय है, डी के स्थान पर क्या आ जाएगा, डेल्टा, क्योंकि औसत की बात चल रही है। और जो अभिकारक m1 है वो 1 अपॉन m1 हो जाएगा, अभिकारक है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन m2, ठीक। ये कितना हो जाएगा, डेल्टा सी बी अपॉन डेल्टा टी। ऐसे जितने पद होंगे सबको हम ले लेंगे और ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये सब किसके बराबर होने वाले हैं, ठीक है। ये जो एरो का चिन्ह है ये इक्वल टू में जाएगा, ठीक है, यानी कि बराबर। ये भी अभिकारक की जो सांद्रताओं में परिवर्तन है ये वाला, ये भी सब किसके बराबर होगा, इनके उत्पादों के बराबर हो जाएगा। और ये कितना होगा, 1 अपॉन n1, डी के स्थान पर आ जाएगा डेल्टा सी बेस में सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1 अपॉन n2 डेल्टा सी बेस में डी अपॉन कितना आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। तो इस प्रकार हम अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग हो, अभिक्रिया का औसत वेग हो, जो भी हमसे सवाल में पूछेगा आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सवालों को निकालने से पहले अब इसके बाद कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो जाता है, ये आपको नोट कर लेना है बिल्कुल। अभिक्रिया का वेग डाल के परिभाषा लिखनी है, फिर इसका फॉर्मूला लिखना है, फिर जो समझाया था अभिक्रिया का वेग का तरीका वो भी आपको तैयार रखना है। और वो तो आपको जगह जगह मिलेगा, ठीक है, हर जगह आपको मिलेगा इस चैप्टर में, ठीक है। और वो तैयार रहना जरूरी है, पता होना जरूरी है, और बहुत बेसिक सी बात है, इसे अच्छे से नोट कर लेना है। इसे नोट करने के बाद अब बात करते हैं कि भाई अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। क्योंकि पूछ लेता है 2 नंबर में कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक भी बताइए। तो कारक भी पता होने चाहिए। अभिक्रिया के वेग के मात्रक आपको पता चली गया है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स है, ठीक है। अब बात आती है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और उन कारकों के बाद यहाँ से क्या सवाल बनते हैं वो आपको करवाए जाएंगे। तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब मैं बताता हूँ आपको अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, ठीक है। देखिए पूछा जाता है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, ठीक है, कि अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक। तो पहली अगर बात करें कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो सबसे पहले बात आती है सांद्रता, ठीक है। अभिकारक अणुओं की सांद्रता, अभिकारक अणुओं की सांद्रता, ठीक। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर हमारा आता है तापमान, ठीक है, टेम्परेचर। फिर तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर हमारा आता है उत्प्रेरक, ठीक है, काफी मोस्ट टॉपिक है उत्प्रेरक भी एक अपने आप में। फिर अगर बात करी जाए तो आता है पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, कि अभिकारक अणुओं का, अभिकारक अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक। फिर अगर नंबर 5
पॉइंट की बात करें, पांचवा कारक कौन सा है जो प्रभावित करेगा, तो पांचवा कारक बनता है आपका प्रकाश की उपस्थिति। ठीक है, 5 कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, पहले कारक की बात करें तो पहला कारक है अभिकारक अणुओं की सांद्रता, कि भाई अभिकारक अणुओं की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी अभिक्रिया का वेग उतना अधिक होगा। ठीक है, समझ लेना है बात को अच्छे से। ये तो कारक लिखवा दिए, ठीक है, अभी ने समझना भी है कि भाई अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक आता है अभिकारक अणुओं की सांद्रता, कि अभिकारक अणुओं की जितनी ज्यादा सांद्रता होगी, जितना ज्यादा गाढ़ापन होगा, जितने ज्यादा अणु होंगे उतना वेग ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा अणु होंगे तो उनके मध्य टक्करें भी ज्यादा हो जाएंगी। सही है, यानी कि जो हमारा 1 लीटर पानी है, मान लिया उसमें हमने 10 ग्राम नमक डाला तो उसके अणु कम होंगे, और हमने वहीं डाल दिया 100 ग्राम नमक तो उसके अणु ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा अणु होंगे, जितनी ज्यादा सांद्रता होगी, उतना क्या होगा, उनके मध्य अणुओं के मध्य टक्करें ज्यादा होंगी, और टक्करें ज्यादा होने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना, अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, कि अगर सांद्रता बढ़ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो वेग भी बढ़ जाएगा। क्लियर है कि अगर सांद्रता को हम बढ़ा दें, प्लस कर दें, तो वेग भी बढ़ जाएगा। अगर तापमान को प्लस कर दें, तापमान बढ़ा दें, तो भी वेग बढ़ जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे अभिक्रिया का, तो जो अणु होंगे उनमें क्या हो जाएगा, उनमें गतिज ऊर्जा तेज हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा तेज होने की वजह से ज्यादा तेजी से जल्दी जल्दी एक दूसरे से वो टकराएंगे, और जिसकी वजह से टक्करों की संख्या बढ़ेगी और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि तापमान बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। और उत्प्रेरक जो है भाई, ये 2 तरह के होते हैं। ठीक, ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन मोस्टली अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए ही उत्प्रेरकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये 2 प्रकार के, जैसे मान लिया जाए कि भाई एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। ठीक है, तो धनात्मक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा और ऋणात्मक अभिक्रिया के वेग को घटा देगा। लेकिन उत्प्रेरक जो मोस्टली वर्क में आते हैं, वो इसी वर्क में आते हैं कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के काम में आते हैं। तो अगर अभिक्रिया के वेग, धनात्मक उत्प्रेरक की बात करेंगे तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, या उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है या परिवर्तित हो जाता है। फिर बात कर जाए अभिकारक अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल की, तो अभिकारक अणुओं का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, ठीक है, जितने अभिकारक अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, अगर पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा तो भी अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे अभिकारक अणु हैं उनका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने का मतलब है अणुओं की संख्या अधिक हो जाना या अणुओं का बड़ा हो जाना। ठीक, अब जब ज्यादा बड़े बड़े अणु होंगे तो वो जल्दी जल्दी टकराएंगे क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से, और जल्दी जल्दी टकराने से अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब उनका आकार बड़ा हो जाएगा तो आपस में टक्करें उनकी जल्दी जल्दी होंगी, जिस वजह से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। प्रकाश की उपस्थिति का संबंध भी टेम्परेचर से है, प्रकाश की उपस्थिति में भी क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर ये जो 5 कारक आपके सामने लिखे हुए हैं कि अभिकारक अणुओं की सांद्रता, टेम्परेचर, उत्प्रेरक, अभिकारक अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल, प्रकाश की उपस्थिति, ये पांचों कारक ऐसे हैं कि इनसे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि अभिक्रिया के वेग को अगर बढ़ाना है तो ये 5 कारक ऐसे हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे, कि अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ा दो, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा दो, वेग बढ़ जाएगा, उत्प्रेरक डाल दो, वेग बढ़ जाएगा, पृष्ठ अभिकारक अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा दो, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, बड़े बड़े अणु होंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, और प्रकाश की उपस्थिति में भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ठीक है, और अभिक्रिया के वेग का टॉपिक यहाँ पर थ्योरिकल समाप्त हो जाता है। इतना कुछ ही है जो अभिक्रिया के वेग से संबंधित है, और ये पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, 3 नंबर तक आ जाता है कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो अभिक्रिया के वेग की आपको डेफिनेशन लिख देनी है, और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक लिख देने हैं, और सूत्र लिख के इसका मात्रक लिख देना है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद यहाँ से क्या क्या न्यूमेरिकल बने हैं अब तक, ठीक है, और क्या क्या आते हैं यहाँ से, वो आपके सामने करा रहा हूं मैं अब। ठीक है, इतना अच्छे से नोट कर लेना है आपको नोटबुक में। अब देखिए इससे संबंधित यहाँ से सवाल क्या क्या बनते हैं, कि भाई अभिक्रिया के वेग से कहाँ से क्या क्या सवाल आते हैं, वो आपको अब लिखने हैं।
देखिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं। आपका एक प्रश्न है कि एक अभिक्रिया दे रखी है, ठीक है, एक अभिक्रिया दे रखी है और अभिक्रिया है आपके सामने N2O5 और ये 2NO2 और प्लस हाफ O2 दे रखा है, ठीक है, कि N2O5 कोई अभिकारक है, उससे 2NO2 प्लस हाफ O2 उत्पाद बनते हैं, को ध्यान रखते हुए ठीक है, को ध्यान रखते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला खंड है माइनस के डी N2O5 अपॉन डी टी का अर्थ क्या है, का अर्थ क्या है। दूसरा क्वेश्चन है DO2 अपॉन डी टी का अर्थ बताइए, ठीक है। तीसरा खंड है इसका अभिक्रिया के वेग का मात्रक लिखिए, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। अभिक्रिया के वेग का मात्रक लिखिए, ठीक है। एक सवाल आपको दे दिया गया है, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। इससे आसान सवाल क्या ही देगा अभिक्रिया के वेग से, कि एक आपके सामने अभिक्रिया दे रखी है N2O5 की और N2O5 से 2NO2 प्लस हाफ O2 बन रहा है और इसे ध्यान रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 3 खंडों में सवाल पूछा जा रहा है और ऐसे सवाल, खंडों वाले सवाल इस समय आ रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इस साल के 2024 के पेपर को उठाकर देखे जाए अगर, तो उसमें प्रश्नों को जो पूछा गया है वो खंडों में ही पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ से आपको भी फायदा है, इसमें क्या फायदा है कि आपको नंबर आसानी से बिल्कुल पक्के वाले मिल जाते हैं, ठीक है। और बहुत आसान से सवाल है, देखो क्या है। पहले खंड में कह रहा है कि माइनस के डी N2O5 अपॉन डी टी का अर्थ बताइए, क्या है भाई। तो इसका अर्थ क्या है बताओ, क्या है इसका अर्थ। अरे ये क्या चीज है, ये N2O5 क्या है, अभिकारक है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अभिक्रिया का वेग निकालो यहां से, तो आप क्या निकालने वाले हो अभिकारक से, कि N2O5 की सांद्रता, बड़ा ब्रैकेट बताता है सांद्रता को, अपोन क्या होता है dt, समय कितने समय में हो रही है सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है। और अभिकारक है तो अभिकारक की सांद्रता में हमेशा क्या होती है, कमी होती है। तो ये क्या बन गया, इसका अर्थ क्या है, ये अभिक्रिया का वेग ही तो है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसे देखूं, कहाँ गया भाई O2, ठीक है, इसका अर्थ पूछ रहा है वो हमसे DO2 अपॉन dt का, कि इसका अर्थ बताइए, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ क्या होगा, ये क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, ये क्या है, अभिकारक की सांद्रता में उधर वृद्धि होती है, इधर क्या होती है, कमी होती है। तो इसका अर्थ क्या है, तो हमें लिखना है कि माइनस की डी N2O5 अपॉन dt का अर्थ है अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी, ठीक है। इसका अर्थ पूछ रहा है वो हमसे कि भाई इसका अर्थ बताओ क्या है। तो इसका क्या मतलब निकल कर आता है, ये अभिक्रिया का वेग तो है, ठीक है, अभिक्रिया का वेग भी किसे दर्शा रहा है, वो अर्थ पूछ रहा है कि इसका मतलब बताओ भाई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये क्या है, सांद्रता, ठीक है, किसकी है, अभिकारक की, कि अभिकारक की सांद्रता है और इसमें भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये अभिकारक की सांद्रता में कमी है, ठीक है। इसका अर्थ है अभिकारक की सांद्रता में कमी। क्लियर हो रही है बात। ऐसी दूसरा खंड बताइएगा अपने आप खुद। दूसरे खंड में क्या कह रहा है वो, दूसरे खंड में कह रहा है कि DO2 अपॉन dt का अर्थ बताइए, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या बनने वाला है, ये पहले खंड का आंसर हो गया, अब दूसरे खंड का आंसर है। इसका क्या मतलब है, DO2 अपॉन dt, भाई यहां से देखो, यहां से क्या आने वाला है, DO2 अपॉन dt, ठीक है। और ये क्या है, ये है हमारा अभिकारक। तो इसका अर्थ क्या निकल कर आता है, DO2 अपॉन dt का अर्थ है क्या है, इसका अर्थ बताओ। ये क्या है, उत्पाद है, और ये क्या है, ये क्या है, उत्पाद है, और ये क्या है, इसकी सांद्रता है, और प्लस है तो प्लस का मतलब है वृद्धि है। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि,
ठीक है, ये इसका मतलब हो गया भाई कि DO2 अपॉन dt का अर्थ है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। क्लियर है इतनी बात। अब उसने पूछा कि अभिक्रिया के वेग का मात्रक बताओ, तो भैया ये तो अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है, ऊपर क्या होती है, सांद्रता होती है। ठीक है, तीसरे पॉइंट के आंसर की बात करें तो ऊपर क्या होती है, सांद्रता, नीचे क्या होता है, समय। सांद्रता का मात्रक क्या होता है, अभी बताया था कि मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर, और अपॉन समय है तो समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, तो मात्रक यहां से क्या बन जाता है कि मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। सही है, ये इसका मात्रक बन जाता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इससे हल्का सवाल क्या ही होगा यहाँ से अभिक्रिया के वेग से। ठीक है, स्टार्टिंग करी गई है तो बस ये पूछ रहा है, बस इसने बस पूछा, जो आपको चीज समझाई गई थी ना, वो M1 M2 उधर N1 N2 करके वहां से किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं उसकी स्टार्टिंग है ये। ठीक है, कि भाई ये इस तरह से अगर हम लिख रहे हैं माइनस में तो ये क्या है, अभिकारक की सांद्रता में कमी को बता रहा है, और अगर इस तरह से लिख रहे हैं तो ये क्या है, ये उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को बता रहा है। और अभिक्रिया के वेग का मात्रक की MCQ में काफी बार पूछा हुआ है, ये तो वैसे ही मोस्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सवाल आसान है, देखने में भी हल्का सा टिच्चू सा लग रहा है लेकिन आ जाता है। ठीक है, आया हुआ सवाल है तो हल्के में मत लेना, सवाल सारे मोस्ट हैं जितने भी कराए जाएंगे। पहला सवाल है जो आपको अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है, पहले सवाल लिखिए फिर इसका उत्तर डालकर लिख लेना है आपको। ठीक है, इतना नोट करने के बाद अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं इसका। ठीक, इसे नोट कर लेना है अच्छे से अपनी नोटबुक में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है, और ये आसान सा सवाल था, अब थोड़ा इससे लेवल अच्छा करा जाएगा सवाल का। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है। एक अभिक्रिया दे रखी है, और अभिक्रिया क्या दे रखी है आपके सामने कि 2A + B एरो। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, और इनसे क्या बन रहा है 2C + के 3D, ये बन रहा है भाई कि 2A + B अभिकारक दे रखा है, और इससे 2C + के 3D कुछ उत्पाद हमारा बन रहा है, और वो पूछ रहा है के लिए, यानी कि इस अभिक्रिया के लिए C में परिवर्तन, C में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर यानी कि सांद्रता में परिवर्तन की दर दे रखी है, और वो कितनी दे रखी है, DCA, अच्छा DC/dt = 1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है भाई, अभिक्रिया का वेग दे दिया सांद्रता के पदों में, और C की सांद्रता दे रखी है। ठीक है है अभिक्रिया का वेग क्या क्या पूछ रहा है भाई वो, देखिए खंडों में पूछ रहा है अभिक्रिया का वेग। पहले तो वो पूछ रहा है हमसे अभिक्रिया का वेग बताओ। ठीक है, अभिक्रिया का वेग, और अभिक्रिया का वेग, और वो भी क्या पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक ABCD के सांद्रण परिवर्तन की दर। और क्या पूछ रहा है वो हमसे, वो पूछ रहा है कि अभिकारक A, B, C तो उसने दे ही रखा है, D के, ये अभिकारक हो गए A, B, तथा उत्पाद D, C के तो दे दिया उसने, उत्पाद D के सांद्रण परिवर्तन की दर, सांद्रण परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। देखिए काफी अच्छा सवाल है, नोट करना है अच्छे से आपको कि कोई अभिक्रिया दे रखी है, अभिक्रिया है 2A + के B एरो 2C + के 3D के लिए C में परिवर्तन की दर यानी कि DC/dt दे रखा है आपको, 1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। तो अभिक्रिया का वेग पूछ रहा है, और हमसे क्या पूछ रहा है, अभिकारक AB और D जो उत्पाद है उनके सांद्रण परिवर्तन की दर पूछ रहा है। सही है, तो देखिए कैसे करा जाएगा भाई, सवाल काफी अच्छा है, आपको ध्यान से समझना है बस। ठीक है, नोट कर लेना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए भाई कि एक अभिक्रिया दे दी, ये वही है जो मैं आपको बाद में समझा रहा था, अभिक्रिया का वेग लिखने के बाद M1 M2 N1 N2
तो ऐसे करके जो करवाया था वहां से ये सवाल है, और ये वाले सवाल मोस्ट सवाल हैं इस टाइप के। ठीक है, ये सवाल आपके 2 नंबर में बिल्कुल सेपरेट देखने मिलते हैं आपको। ठीक है, 2 खंड देगा तो 2 नंबर में, और इससे ज्यादा नंबर में बना सकता था वो। अभिकारक ए, अभिकारक बी, उत्पाद डी, 3 तो ये हो गए, 1 ये हो गया, 4 नंबर तक में आ जाते हैं सवाल। सही है, तो देखिए अभिक्रिया का वेग कैसे निकलेगा। अभिक्रिया का वेग, पहला खंड इसका, अभिक्रिया का वेग। ध्यान से समझना है बस बात को कि अभिक्रिया का वेग जो होगा वो आपको बताया था कि जो हमारे अभिकारक हैं, ठीक है, उनकी सांद्रता उसने खाली ऐसी दे दी, जो अभिकारक है उसे ही ब्रैकेट में ले लिया और ये सांद्रता को बता देता है। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा डी, बड़े ब्रैकेट में लिखो ए अपॉन डी टी। ठीक है, अभिकारक ए की सांद्रता हो गई, और ये तात्क्षणिक वेग हम इसका निकाल रहे हैं। और जो अभिकारक है वो, अभिकारक का जो अणु है वो कहाँ जाता है, 1 करके आगे गुणा में आ जाता है, और अभिकारक है तो ये माइनस में होगा। आया समझ में। ठीक है, कि जो अभिकारक ए है उसे हम कैसे लिखेंगे, डी ए अपॉन डी टी, और जो अणु दे रखा है वो आगे आ जाएगा अपोजिट होकर, व्युत्क्रम होकर, और माइनस लग जाएगा क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है। और ये किसके बराबर होगा, ये होगा इसके बराबर, यानी कि डी, और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे बी अपॉन डी टी के बराबर होगा। और ये भी अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है तो यहाँ भी माइनस आएगा। और ये दोनों अभिकारकों का जो वेग है ये सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इधर उत्पाद को देखें तो ये कितना हो जाएगा, डी सी अपॉन डी टी, और अणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। लेकिन ये उत्पाद है तो ये प्लस में रहेगा, प्लस को लगाओ या मत लगाओ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा डी, ब्रैकेट में आ जाएगा कैपिटल डी, यानी कि जो डी उत्पाद है उसकी सांद्रता अपॉन डी टी, और जो अणु दे रखे हैं वो 1 होके आगे आ जाएंगे, यानी 1/3 बन जाएगा। और ये आ गया अभिक्रिया का वेग। ठीक है, 21 नंबर फर्स्ट भी मान सकते हैं इसे। और ये अभिक्रिया का वेग आ गया, पहले खंड का आंसर हो जाता है। उसने पूछा है अभिक्रिया का वेग बताइए, और ये सब किसके बराबर दे रखा है। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेंगे। और ये यहाँ देखो, यहाँ ये अभिक्रिया का वेग है, और ये वाला मान हमें दे रखा है। ये वाला मान कितना दे रखा है, 1/2 गुणा डी सी अपॉन डी टी, और डी सी अपॉन डी टी कितना है, 1 है। तो 1/2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये क्या आ जाता है, अभिक्रिया का वेग आ जाता है, जो हमसे पूछा गया है। सही है, कैसे निकाला, अब भैया ये सब अभिक्रिया के वेग ही तो हैं जितने भी लिख रहे हैं। ठीक है, कि भाई अभिक्रिया का वेग हम यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, और यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। उसने अभिक्रिया का वेग हमसे पहले खंड में पूछा है, अभिक्रिया का वेग बताओ। और जो सी है उत्पाद, उसका सांद्रण हमें दे रखा है समय के साथ। ठीक है, तो इसका सांद्रण कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग हो जाएगा सीधे सीधे यहाँ से, अगर हम देखें, क्योंकि ये जो दे रखा है उससे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डी सी अपॉन डी टी, और जो 2 है वो 1/2 के गुणा में आ जाएगा। तो 1/2 गुणा डी सी अपॉन डी टी का मान कितना है, 1 है, तो 1/2 मतलब 0.5 आ गया, 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये यहाँ से बन जाता है आपके सामने। क्लियर है, या तो डायरेक्ट ऐसे करके लिख सकते हो, या फिर इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अभिक्रिया का वेग हमसे पूछा गया था, सब एक दूसरे के बराबर हैं, और यहाँ पर हमें इसका मान दे रखा है, तो इसी को उठाकर हम इसका मान लगा देंगे। ठीक है, कि अभिक्रिया का वेग इक्वल टू 1/2 डी सी अपॉन डी टी, और 1/2 ऐसे कैसे ही रहेगा, और डी सी अपॉन डी टी का मान 1 दे रखा है, तो अभिक्रिया का वेग आ जाता है इतना, और सवाल हो गया खत्म, पहला खंड। ठीक है, पहले खंड का आंसर आपके सामने है। अब देखिए और क्या खंड पूछे गए हैं, अभिकारक ए, अभिकारक बी और उत्पाद डी के सांद्रण की दर और पूछी गई है, और सी की दे रखी है सवाल में। ठीक है, यानी ए, बी और डी के लिए सवाल को और आगे बढ़ाना है। ठीक है, इतना नोट कर लेना है पहले आपको कि भाई अभिक्रिया का वेग तो हो गया। ठीक, अब बात आती है अभिकारक ए के लिए। तो देखिए दूसरे खंड को, अभिकारक ए के लिए, तो वही अभिकारक ए के लिए कितना होगा कि जो अभिक्रिया का वेग है, ठीक है, या तो अभिक्रिया के वेग से उठा लो, अभिक्रिया का वेग तो हमें पता चल गया, या फिर क्या काम करो कि ये सब क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है। तो भाई यहां से मिल जाएगा
डी ए अपॉन डी टी और डी सी अपॉन डी टी दे रखा है सवाल में, और सब एक दूसरे के बराबर है, तो इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख लो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से या इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से क्या मिल गया हमें कि माइनस की 1/2 है और डी ए अपॉन डी टी है, और इसका जो मान है वो किसके बराबर दे रखा है, 1/2 डी सी अपॉन डी टी के बराबर। ठीक है, 1/2 से खत्म, और यहाँ से क्या आ गया, डी ए अपॉन डी टी, अभिकारक ए का साधारण पूछा है। ठीक है, यानी कि हमसे क्या पूछा है, परिवर्तन की दर, तो साधारण परिवर्तन की दर ये हो गई ए के लिए डी ए अपॉन डी टी, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस को इधर पहुंचा दो, और डी सी अपॉन डी टी का मान सवाल में दे रखा है कितना है, 1 है, तो 1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, खत्म। ठीक है, ये भी आ गया निकल कर डी ए अपॉन डी टी। और अगर हम इसे अभिक्रिया के वेग से करते हैं तो देखो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो हो जाएगा माइनस के डी ए अपॉन डी टी, इसका मान हमें निकालना है, और अभिक्रिया का वेग कितना है, दे रखा है 0.5 में 2 गुणा करेगा तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और 1 ही आया है, 1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, कैसे भी कर लो। ठीक है, आना यही है, चाहे तो अभिक्रिया के वेग से कर लो या फिर खाली इस वाली इक्वेशन से कर लो जो इक्वेशन तुमने ये लिखी है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बनाकर, चाहे तो यहां से कर लो। तो अभिकारक ए के लिए हो गया, ठीक, पहला खंड हो गया आपका, अभिकारक ए के लिए हो गया। अब बचा बी अभिकारक के लिए। ठीक है, बी के लिए, बी के लिए कितना हो जाएगा, फटाफट बताओ। बी के लिए क्या करो, अब ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है। ठीक है, तो इसे इसके बराबर रख दो या इसे इसके बराबर रख दो, कहीं से भी निकाल लो। ठीक है, तो जो दे रखा है उसी से निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के डी वी अपॉन डी टी, इक्वेशन फर्स्ट से ही चलना है सब में, समीकरण 1 से। ठीक है, या अभिक्रिया के वेग से कर सकते हो क्योंकि अभिक्रिया का वेग भी अब हमारे पास है। ठीक है, कहीं से भी कर लो, आ जाएगा आंसर वही आएगा। माइनस की डी वी अपॉन डी टी, ये किसके बराबर है, 1/2 डी सी अपॉन डी टी के बराबर है। अब और ये हमें निकालना है, तो डी वी अपॉन डी टी को वहीं छोड़ो, इक्वल टू माइनस इधर आ जाएगा 1/2 गुणा डी सी अपॉन डी टी का मान कितना है, 1 है, तो कितना आ गया ये हमारा, 1 में गुणा होगी तो इतने आ जाएगा, माइनस के 1/2, माइनस 1/2 का मतलब है क्या, माइनस के 0.5। ठीक है, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस आ गया, और क्या बन गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, खत्म। ठीक है, यानी कि डी वी अपॉन डी टी भी हमारा आ जाता है, और कितना आ जाता है, माइनस के 5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ जाता है। ठीक है, 2 खंड यानी कि अभिकारक ए और अभिकारक बी दोनों खत्म हो जाते हैं। अब बात बचती है हमारी उत्पाद डी के लिए। ठीक है, इसे भी देखो भाई, उत्पाद डी के लिए ये क्या होने वाला है, समझ में तो आ रहा होगा। ठीक है, बहुत आसान है, किसी के लिए भी निकलवाए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, अभिक्रिया का वेग हमने वैसे निकाल लिया, तो या तो इन्हें अभिक्रिया का वेग बराबर ये अभिकारक ए का निकालना है, तो बी का निकालना है तो अभिक्रिया का वेग बराबर ये, सी का निकालना है तो अभिक्रिया का वेग बराबर ये, डी का निकालना है तो अभिक्रिया का वेग बराबर ये, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, या तो वैसे कर लो या फिर जो मैं इस तरह से करा रहा हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट बना ली है हमने। ठीक है, सबको बराबर रख लिया है, यहाँ से उठा उठा के कर लो, आंसर वही आना है, सब बात एक ही है। ठीक है, अगर उत्पाद डी के लिए बात करें तो भाई अब सी के लिए दे रखा है, डी के लिए पूछ रहा है, तो ये दोनों भी तो बराबर हैं, इन दोनों को बराबर रख लो कि 1/2 डी सी अपॉन डी टी जो बराबर होगा वो होगा 1/3 डी अपॉन डी टी, और ये कितना दे रखा है, डी सी अपॉन डी टी कितना दे रखा है, 1, तो 1/2 गुणा 1 बराबर 1/3, और डी अपॉन डी टी हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी को वहीं रखो, और ये 3 इधर आके गुणा कर देगा तो 3/2 बन जाएगा। 3 इधर आके गुणा करेगा 1/2 में तो 3/2 बनेगा, और 3/2 को क्या लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी इक्वल टू 3/2 का मतलब है 1.5, 1.5। ठीक है, 1.5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये आ जाता है आपका डी अपॉन डी टी। तो यहाँ से सारे खंड आपके हो जाते हैं आराम से, जो आपको अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग पूछा था, अभिक्रिया का वेग यहाँ से निकल गया। ठीक है, अभिक्रिया का वेग यहाँ से निकाल लिया हमने, जो ये आया था 0.5 निकल कर आया था। ठीक, इतना हो गया था।
ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो, बात वही है, कैसे भी निकाल लो, अभिक्रिया का वेग निकालना था। ठीक है, और एक इक्वेशन यहाँ से बनी जाएगी जो मैंने आपको अभी नियम समझाया था थोड़ी देर पहले वहां से, और ये इक्वेशन से ही हमने सारे खंड कर लिए। ए का निकालना है तो सी का दे रखा है, ए और सी से कर लो कंपेयर। बी का निकालना है तो बी और सी का कर लो कंपेयर। एक का तो दे रखा है, एक का दे रखा है, दूसरे का निकल जाएगा जब सब एक दूसरे के बराबर है तो। ठीक है, डी का निकालना है तो सी और डी को इन दोनों को उठा के बराबर रख लो। ठीक, या तो ऐसे कर लो और यही आसान तरीका है। ठीक है, या फिर वैसे करते रहो कि अभिक्रिया का वेग निकाल लिया हमने पहले, और फिर अभिक्रिया का वेग बराबर ये, अभिक्रिया का वेग बराबर ये, अभिक्रिया का वेग बराबर ये। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग का मान लगाओ और इसे वहीं छोड़ के गुणा करो तो भी वही आना है। ठीक है, कैसे भी कर लो, इच्छा है आपकी, आना वही है। सही है, कुल मिला के आना वही है। देख लो चाहे यहाँ अभिक्रिया का वेग बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 डी अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया का वेग आया कितना, 0.5 आया, 0.5 की 3 गुणा करेगा, 3 पंजे 15, 1.5 बनेगा आंसर, और 1.5 भी आया है। ठीक है, कोई से को भी करके देख लो, दोनों तरीकों से कर सकते हो क्योंकि अभिक्रिया का वेग तो इन सबके बराबर ही तो चलता है। ठीक है, तो चाहे तो अभिकारकों की सांद्रता से निकाल लो या उत्पाद की सांद्रता से निकाल लो, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, कैसे भी कर लो आंसर यही आना है। ठीक, तो अच्छे से नोट कर लो, किसी को नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे बैक करके दोबारा समझ लो। ठीक है, वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि समझ में नहीं आया होगा, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, मोस्ट सवाल है आपके बोर्ड की दृष्टि से। सही है, अच्छे से नोट कर लेना है, हल्के मत लेना सवाल को। देखिए नेक्स्ट अब बात करते हैं काफी मोस्ट क्वेश्चन की, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में काफी बार आया हुआ है। ठीक है, 2-3 बार हाल फिलहाल में ही आ चुका है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये तो आपको अच्छे से तैयार होना ही चाहिए। सही है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, काफी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको नोट करना है बस। ठीक है, क्वेश्चन है अभिक्रिया टू ए एरो उत्पाद कि ये कोई अभिकारक है और उससे कुछ उत्पाद बन रहा है, में ए की सांद्रता 10 मिनट में, ठीक है समय दे रखा है 10 मिनट में 0.05 मोल प्रति लीटर, सांद्रता है तो मोल प्रति लीटर होगा, से घटकर 0.04 मोल प्रति लीटर हो जाती है इस अंतराल में अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, नोट करना है, काफी मोस्ट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा हुआ सवाल है, सुपर डुपर मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का सवाल काफी बार बोर्ड में आपके आया हुआ है और आता भी रहता है 2 नंबर में। ठीक है, तो अच्छे से नोट कर लेना है सवाल को। अब देखिए क्या कह रहा है सवाल कह रहा है कि एक अभिक्रिया है जिसमें 2A नाम का कोई अभिकारक है जिससे कुछ उत्पाद बनता है, और इसमें अभिकारक A की जो सांद्रता है वो 10 मिनट में, ठीक है, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए क्या दे रखा है, T बराबर कितना दे रखा है 10 मिनट। ठीक है, समय कितना दे रखा है 10 मिनट, और 10 मिनट में जो सांद्रता है वो क्या हो जाती है, जो सांद्रता है वो भैया 0.05 से घटकर कितनी हो जाती है, 0.04 हो जाती है, और इतना होने में उसे 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो इस अंतराल में अभिक्रिया का वेग बताइए। तो चूंकि अभिक्रिया का वेग होता कितना है, अभिक्रिया का वेग जो हमसे पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछी गई है, तो वेग कितना होगा अभिक्रिया का, बताओ अभिक्रिया का वेग क्या होता है, जो अभिकारक है ये वाला, यहाँ से देखो सांद्रता परिवर्तन से कितना हो जाएगा, dA/dt, और जो 2 है वो कहाँ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है अभिकारक है, तो अभिकारक के लिए क्या आएगा, माइनस आएगा। समझ में आया। ठीक है, अभिक्रिया का वेग जो करना होगा हमें, तो वो कैसे करेंगे कि सांद्रता ले लो A की, ठीक है, A की सांद्रता ले लो, बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, सांद्रता आ गई, अपॉन कितने समय में हो रहा है, T समय हो गया। ठीक है, और ये जो अणु है वो कहाँ गए,
2 है तो 1/2 करके आ गया। और ये अभिकारक है तो अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, ठीक है, कमी तो हुई है, 0.05 से 0.04 हो गया, कम हुआ ना, ठीक है, तो कमी होती है तो कमी के लिए माइनस आ गया, ठीक। अब यहाँ पर अंतराल की बात करी जा रही है तो यहाँ पर हम ले लेंगे औसत की बात करी जा रही है, ठीक है। तो तात्क्षणिक के लिए डी आता है और औसत के लिए डेल्टा आता है। अब देखिए कितना हो जाएगा, -1/2 ऐसे कैसे रहा। अब डेल्टा ए का मतलब क्या है, डेल्टा ए का मतलब क्या होता है, डेल्टा ए का मतलब होता है A2 - A1, ठीक है, इसका मतलब होता है A2 - A1 अपॉन डेल्टा टी, कि भाई बाद में कितनी हो गई, बाद में कितनी हो गई, सांद्रता 0.04 हो गई है। पहले कितनी थी, A1 का मतलब पहले कितनी थी, ये हो गई तुम्हारी A1, ये हो गई A2, ठीक है। तो बाद में कितनी हो गई, घटकर 0.04 हो गई, पहले कितनी थी 0.05 थी, ठीक है। बाद वाले में से ही तो पहले को घटाओगे अंतराल निकालने के लिए, ठीक, इतना हो गया। और ये काम हुआ कितने सेकंडों में है, ये कितने सेकंड में हुआ काम, सेकंड में, ठीक है। लेकिन यहाँ दे रखा है मिनट में, तो कोई बात नहीं, मिनट में ही रहने दो, मात्रक को बाद में मिनट में रख देंगे, सेकंड में बनाना चाहो तो सेकंड में बना सकते हो, ठीक है। फिलहाल 10 का 10 मिनट में रख लिया तो कितना आ जाएगा, -1/2 गुणा, ठीक है। अब देखो 0.04 में से 0.05 घटाना है, सही है, तो कितना आने वाला है, कितना आने वाला है। अब ये तो क्या मत देना है कि जी 9 आने वाला है, 0.09 आने वाला है, ये गलती मत कर देना यहाँ, ठीक है। बड़े में से छोटे को घटा लो, गलती मत कर देना, कभी ऐसे करके घटाने लग जाओ और इसमें 4 में से 5 को घटा बैठो, ठीक है। कैसे घटा दोगे, बड़ी संख्या में से तो घटाओगे छोटी को, तो कितना आएगा 0.01 आएगा, और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का आएगा अपॉन 10, ठीक है। माइनस माइनस क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस के 1/2 हो जाएगा, और हो जाएगी तो -1 बनेगी, और -1 बनने का मतलब ये कितना हो जाएगा, 1/2 को लिख लेंगे हम 0.5 इंटू, और ये हो जाएगा 0.001, ठीक है। 10 की घात -1 यानी 1 दशमलव और इधर खिसक जाएगा तो ये इतना हो जाएगा। तो ये हो जाता है 0.0123, 1 2 3 3 स्थान यहाँ, एक यहाँ 4, 1 2 3 और एक ये, ठीक है। 2 स्थान यहाँ थे, एक स्थान दशमलव का ये आया, पॉइंट इतना आया, या फिर से लिख सकते हैं हम 5 गुणा 1 2 3 4 10 की घात -4 इतने मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आंसर, ठीक है। यानी कि अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग कितना आया, अभिक्रिया का जो वेग आया वो आया 5 गुणा 10 की घात -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये सवाल अच्छे से नोट कर लेना है आपको, काफी मोस्ट सवाल है, 2 नंबर में 3-4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बस यहाँ पर कभी समय बदल देता है, कभी इन संख्याओं को बदल देता है, कभी 0.05 की जगह 0.5.4 दे देता है, ठीक है, कभी 0 बढ़ा देता है, बस ये थोड़ा बहुत डिफरेंस कर देता है, सेम सवाल यही आता है आपके सामने, ठीक है। तो कैसे करना है, अभिक्रिया का वेग जो होता है वो ये जो दे रखा है dA/dt, यानी कि जो सांद्रता है उसके पदों में लिख लो, और 2 है तो 1/2 हो जाएगा, अभिकारक है तो माइनस में आ जाएगा, और बस इसे खोल लो डेल्टा लगाकर, ठीक है। यानी कि A2 - A1 करके, और बाद में कितना हो गया उसमें से पहले वाले को घटा दो और नीचे समय लिख दो, ठीक है। समय दे रखा है सेकंड में तो आंसर सेकंड में आ जाएगा, और समय अगर मिनट में दे रखा है तो आंसर मिनट में आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चेंज वेंज करने की आवश्यकता है नहीं, मिनट में दे रखा है तो मिनट में आंसर आ जाएगा, ठीक। सेकंड में देता तो सेकंड में आंसर आ जाएगा। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी मोस्ट टॉपिक था आपका ये अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया वेग से जितना सब कुछ भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सब कुछ इस एक ही वीडियो में आपके सामने रहा है, ठीक है। अभिक्रिया का वेग हो गया, डेफिनेशन हो गई, मात्रक हो गया, सूत्र हो गया, उसका डेरिवेशन हो गया, ठीक है, जहां सवाल होते हैं और सवाल हो गए इससे संबंधित जो जो आए हुए हैं, ठीक है। तो पूरी वीडियो को अच्छे से तैयार कर लेना है, जो नए दोस्त हैं आपके साथी हैं उन्हें वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज की वीडियो पूरी वीडियो को देखना ना भूलें, अच्छे से वीडियो को देखें और कंप्लीट इसके नोट अपनी नोटबुक में नोट्स के रूप में तैयार कर लें, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नई वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच।